हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 पाठ 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमको दे रखा है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करिए। हमको 3 रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनमें सही शब्द या उचित शब्द हमको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। का भाग है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, रिक्त स्थान कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा अभयारण्य। ख भाग है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज रिक्त स्थान कहलाती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। रिक्त स्थान की जगह आएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ग भाग है हमको दे रखा है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। रिक्त स्थान की जगह आएगा पलायन। हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इन दोनों में हमको अंतर लिखने हैं। क्या अंतर लिख रहे हैं हम? एक तरफ लिखते हैं हम वन्य प्राणी उद्यान और दूसरी तरफ लिखते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो लिखते हैं इन दोनों में अंतर। वन्य प्राणी उद्यान में लिखते हैं वनों के तहत कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, ये वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में लिखते हैं वन्य जीव पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए हैं। ये हमारे वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर हो गया। ख भाग हमको दे रखा है चिड़ियाघर व अभ्यारण्य। तो हमको चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर लिखना है। तो एक तरफ लिखते हैं हम चिड़ियाघर, दूसरी तरफ लिखते हैं अभ्यारण्य। चिड़ियाघर का पहला पॉइंट लिखते हैं मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाते हैं। चिड़ियाघर कौन बनाता है? इंसान बनाता है। और वहाँ पर किसको रखते हैं? जीव जंतु को रखते हैं। अभ्यारण्य का पहला पॉइंट लिखते हैं वह स्थान जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। क्या कहलाता है? अभ्यारण्य कहलाता है। चिड़ियाघर का दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, मतलब घूम फिर नहीं सकते। इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं। हमने देखा भी है कि चिड़ियाघर में जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनको पिंजरों में कैद करके रखते हैं। अभ्यारण्य में लिखते हैं अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं जिससे कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं हो सकता, नहीं होता। अभ्यारण्य में वो स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। चिड़ियाघर का ही तीसरा पॉइंट लिखेंगे चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है। अभ्यारण्य में लिख रहे हैं तीसरा पॉइंट अभ्यारण्य वन्य प्राणी के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित स्थान है। ग भाग हमको दे रखा है संकटापन्न स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज। तो हम इन दोनों के मध्य हमको अंतर लिखना है। तो एक तरफ लिखते हैं संकटापन्न स्पीसीज और दूसरी तरफ लिखते हैं विलुप्त स्पीसीज। तो पहला पॉइंट लिखते हैं संकटापन्न स्पीसीज में वह स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर है संकटापन्न स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण है सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंसे आदि जो अभी तक लुप्त तो नहीं हुई पर लेकिन भविष्य में हो सकती है। क्या कहलाएगी? संकटापन्न स्पीसीज। विलुप्त स्पीसीज में लिखते हैं
वे स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो अब हमें वो जीव दिखाई नहीं देते, उसको क्या कहलाती है? वो विलुप्त स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण क्या है? डायनासोर। और घ भाग, लास्ट भाग हमको दे रखा है वनस्पति जात व प्राणी जात। इन दोनों में अंतर लिखने हैं। तो एक तरफ लिखते हैं हम वनस्पति जात और दूसरी तरफ लिखते हैं प्राणी जात। तो लिखते हैं इनमें अंतर। वनस्पति जात में किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात में लिखते हैं किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न 3 हमको दे रखा है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो हमको 6 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। क है हमारा जिसमें वन्य प्राणी। तो लिखते हैं इसके अंदर वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। तो लिखते हैं वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे वन्य प्राणी का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। जहाँ पर वो रहते हैं उनका आवास वो समाप्त होता जा रहा है वनों के काटने से। आवास न मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं तथा अन्य किसी दूसरे वन की तरफ दौड़ते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है, जैसे कि जीव जंतुओं पर। ख भाग हमको दे रखा है पर्यावरण। इसके प्रभाव पर चर्चा करनी है। तो लिखते हैं पर्यावरण के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं काट दिए जाएंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण तथा असंतुलन फैल जाएगा, जो संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा। वन काटने के कारण CO2 की अधिक मात्रा के कारण अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पर्यावरण को प्रभावित करता है। वन काटने पर वर्षा दर भी घटती है। ग भाग जिसके प्रभाव में चर्चा करनी है वो है गांव, मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो लिखते हैं इसके अंदर हम जानते हैं कि वे ग्रामीण लोग जिनके गांव वनों के समीप हैं अपनी जीविका के लिए तथा अपने दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। अतः यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। इससे साथ साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलित ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। घ है शहर, मतलब शहरी क्षेत्र। लिखते हैं इसके अंदर शहरी क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिसका कारण हो गया। ड भाग हमको दे रखा है पृथ्वी। तो लिखते हैं वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, CO2 तथा O2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ने देते। लेकिन यदि वनोन्मूलन हो जाएगा तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावित हो सकता है। तो ये हमारे हो गए कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। च है अगली पीढ़ी। अगली पीढ़ी पर वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ेगा लिखते हैं। हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी अगली
प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचाकर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। ये हमारे वनोन्मूलन से होने वाले प्रभाव पर हमने चर्चा कर ली। प्रश्न 4 हमको दे रखा है, क्या होगा यदि का भाग है हम वृक्षों की कटाई करते रहें। यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हमको लिखना है। तो लिखते हैं, हम वृक्षों की कटाई लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे भूमि जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वनों की कटाई अनवरत चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हम लगातार वृक्षों की या वनों की कटाई करते रहेंगे तो हमें ताप बढ़ जाएगा, हमारी पृथ्वी का प्रदूषण बढ़ जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, अनेक कई कारणों से हमको नुकसान ही पहुंचता जाएगा। तो हमको वनों की कटाई को रोकना चाहिए। ख भाग हमको दे रखा है, किसी जंतु का आवास बाधित हो। यदि कोई जंतु है और वो जहाँ पर रह रहा है उसका आवास बाधित हो जाए तो क्या होगा। तो लिखते हैं इसका उत्तर, यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ग भाग हमको दे रखा है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। लिखते हैं इसका उत्तर, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाती है। यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो हमारे मिट्टी की ऊपरी परत हट जाएगी या अनावृति हो जाएगी तो उससे उसकी उर्वरता, ह्यूमस की कमी हो जाएगी और वो मरुस्थलीकरण में बदलती जाएगी, रेत में बदलती जाएगी। प्रश्न 5 हमको दे रखा है, संक्षेप में उत्तर लिखिए, कि हमको इनका संक्षेप में उत्तर लिखने हैं। का भाग है जिसमें हमारे पास हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो लिखते हैं इसका उत्तर, हमें हमारी जैव विविधता को बचाए रखना चाहिए क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रहता है। ख भाग है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है। लिखते हैं, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं है। गभाग हमको दे रखा है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे। ये लिखते हैं, आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं।
ग भाग आगे लिखते ग भाग है हमारे पास वनोन्मूलन। तो लिखते हैं वनोन्मूलन के कारक। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारक हैं। पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण। तीसरा है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। तो ये हमारे जो हम वन काटते हैं उसके ये कारण हैं या कारक हैं। आगे लिखते हैं वनोन्मूलन के प्रभाव। अब जो हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं या वृक्षों को काट रहे हैं उसके प्रभाव क्या होगा, उसके कारण क्या होंगे। तो पहला है पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। दूसरा है प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। तीसरा है भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। चौथा है भूमि की उर्वरता में कमी आती है। पांचवा है इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। ये हमारे हो गए घ भाग। ड भाग है रेड डाटा पुस्तक क्या है। लिखते हैं रेड डाटा पुस्तक के अंदर रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और वन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। ये रेड डाटा जो पुस्तक है उसके अंदर जो संकटापन्न स्पीसीज है जो भविष्य में विलुप्त हो सकती है उनका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। च भाग हमारे पास है प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो लिखते हैं प्रवास के अंदर प्रवास वह प्राकृतिक घटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। तो इस प्रकार हमारे 5 प्रश्न भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न जो है वो हमको दे रखा है फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। जो फैक्ट्रियां और आवास है उसकी मांग के लिए वनों की कटाई हो रही है। आगे दे रखा है क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है। इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो लिखते हैं प्रश्नों का उत्तर। फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों की लगातार कटाई हो रही है। यह न्याय संगत नहीं है क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इसलिए हमें इन्हें संरक्षित रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। ये वर्षा लाने में जो आपके बारिश होती है उनको लाने में सहायक होते हैं। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वनों को हम बचा सकें। यदि किसी कारणवश हमें वनों की कटाई भी करनी पड़े तो हमें पुनः रोपण करना चाहिए, मतलब पुनः वापस दूसरी जगह पेड़ लगाने चाहिए या वृक्ष लगाने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें वन उत्पादों को अन्य किसी दूसरे पदार्थों से बदल लेना चाहिए। लोग अपने निजी लालच के लिए औद्योगिकरण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं जिससे लगातार वनों की कटाई हो रही है। उन्हें समझना चाहिए कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। हमें उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए
बचाकर रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे वनों की अनावृत कटाई न्याय संगत नहीं है। बढ़ते प्रश्न 7 की ओर। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों की सूची बनाइए। जो हमारे आसपास का क्षेत्र है उसमें हम हरियाली कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में हमको लिखना है। तो लिखते हैं, अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? पहला है अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। दूसरा है पार्क आदि बनवाकर। तीसरा है सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर। चौथा है कागज बचाकर, क्योंकि कागज भी आपके पेड़ों से बनते हैं। पांचवा है कम से कम पेड़ों की कटाई कर, क्योंकि हम कम से कम पेड़ों की कटाई करेंगे तो खुद ब खुद ही हरियाली बनी रहेगी। छठा है लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक कर। तो इस प्रकार हम अपने स्थानीय क्षेत्र के आसपास हरियाली बनाने में योगदान दे सकते हैं। 8वां प्रश्न है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। जो हम वनों की लगातार कटाई कर रहे हैं तो उससे हमारी जो वर्षा की दर है वो किस प्रकार कम हुई है, उसमें किस प्रकार की गिरावट हुई है, कमी हुई है, इसको हमें समझाना है। तो लिखते हैं, वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है। जो हम लगातार वनों को काट रहे हैं उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। आगे लिखते हैं, क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः इसकी कम मात्रा के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण हो रहा है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। तो इस प्रकार हमारे वनोन्मूलन अर्थात वनों की कटाई के कारण वर्षा दर में कमी हुई है। प्रश्न 9 हमको दे रखा है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो लिखते हैं, हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि कागज हमारे पेड़ पौधों से ही बनते हैं। आगे लिखते हैं, लगभग 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों अर्थात पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। कागज की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा जो इनको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की भी बचत होती है। अतः निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज की बचत की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? पहला पॉइंट है पुनः चक्रण, उसका पुनः उपयोग करके। दूसरा है पुनः उपयोग। तीसरा है मितव्ययिता से उपयोग, मतलब कम से कम उपयोग। चौथा है जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करके भी हम कागज की बचत कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न 10वां हमको दे रखा है, दी गई शब्द पेली को पूरा करें। हम एक शब्द पेली दे रखी है, उसको हमें पूरा करना है। तो क्या है शब्द पेली? ऊपर से नीचे है की ओर देखते हैं। इसमें पहला है विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक है। तो ऊपर से नीचे में देख रहे हैं हम, पहला विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारे रेड डाटा पुस्तक। तो हम लिखेंगे रेड डाटा पुस्तक। ऊपर से नीचे में ही दूसरा पॉइंट है पौधों, जंतुओं
एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं भिन्नताएं क्या होती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जैव विविधता। तो ऊपर से नीचे में लिखेंगे हम जैव विविधता। देखते हैं बाएं से दाईं ओर में। दूसरा है पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, क्या कहलाता है। सजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं कहलाता है आपके जैव मंडल। तो हम बाएं से दाएं में लिखेंगे जैव मंडल। तीसरा है विलुप्त हुई स्पीसीज। विलुप्त हुई स्पीसीज के बारे में हमने पहले भी लिखा है, तो क्या कहलाती है विलुप्त हुई स्पीसीज। तो ये है आपके संकटापन स्पीसीज या संकटा, हम इसमें लिखेंगे संकटापन। चौथा और लास्ट है एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज। तो एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या होती हैं, तो इसके ही नाम से है विशेष क्षेत्रीय। इस प्रकार हमारे पार्ट 5 के भी अभ्यास प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। वीडियो को शेयर करें।